हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। आज हम करने वाले हैं फिफ्थ सेमेस्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। और हम वही पढ़ेंगे आपके एग्जाम को एनालाइज करने के बाद, पैटर्न को देखने के बाद रिपीटेड क्वेश्चन को करवाने वाले हैं। बेसिकली आपको बार बार अगेन पूछा आता है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या है, आपको बताना है। तो आप बताओगे क्या कि अंतरराष्ट्रीय संगठन। अच्छा मुझे बताइएगा, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। ऐसे आपका एक पड़ोस होता है, जहां आप रहते हो अपने घर में, आपके नेबर्स होते हैं जिनसे आप अपनी बातचीत करते हो। कुछ उसी प्रकार से देश होता है, देश के अंदर विदेश के साथ किस प्रकार के संबंध है, इसी को अंतरराष्ट्रीय संगठन कहा जाता है। यानी देश के पड़ोसी देश और बाकी जितने भी कंट्रीज है उनके साथ कैसे रिलेशन है कंट्री के, उसी को अंतरराष्ट्रीय संगठन कहा जाता है। अगर समझा जाए तो अंतरराष्ट्रीय संबंध से तात्पर्य दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य, राष्ट्र यानी नेशन यानी दो देशों की बात की जा रही है या फिर उससे अधिक देश हो सकते हैं। संबंधों के स्वरूप जिसमें राजनीतिक होता है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सामरिक संबंध स्थापित होते हैं। इसमें सिर्फ हम अंतरराष्ट्रीय संगठन अगर बात की जाए, इंटरनेशनल रिलेशन जो है कंट्री के साथ जो बनाते हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं बनाते हैं हम रिलेशन बाकी कंट्रीज के साथ सामाजिक के लिए, सिर्फ फाइनेंशियल के लिए, आर्थिक के लिए, हम सभी चीजों के लिए बनाते हैं। हमारा रिलेशन जो है वो राजनीतिक भी होता है, कहीं ना कहीं सत्ता को लेकर भी होता है रिलेशन, और आर्थिक भी होता है, पैसे से संबंधित भी होता है, जैसे कि वैश्वीकरण। यानी वैश्वीकरण क्या होता है कि अपनी वस्तु, विचार, वस्तु जो भी चीजें हैं उसका एक से अधिक देशों में आदान प्रदान को ही वैश्वीकरण कहा जाता है। कुछ इसी प्रकार से हम समझ रहे हैं। अगर बात की जाए सामाजिक और सांस्कृतिक, तो सामाजिक बेसिकली जो देश होता है उसमें हम सामाजिक स्थितियों को भी देखते हैं। यानी आप देखोगे कि हम कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशन से कंट्री के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें मिलने से ये बेनिफिट होता है कि आने वाली समस्याओं से लड़ सकते हैं, है ना। अगर बात की जाए इसके विचारक, फिलोसफर, चिंतकों को क्या मानना है, अंतरराष्ट्रीय संबंध को लेके क्या तात्पर्य है, ये समझने वाले हैं। आप देखोगे मानथू जो अंतरराष्ट्रीय संबंध राष्ट्र के बीच में सत्ता के लिए एक संघर्ष है। क्या बोल रहे हैं मानथाऊ जो है, ये फिलोसफर कह रहे हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है वो सत्ता के लिए संघर्ष है, कहीं ना कहीं पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, ताकि किसी एक के पास पावर ना जाए, सबके पास पावर डिस्ट्रीब्यूट है ताकि वो सही से काम कर सके। अगर बात की जाए फ्रक्चर, अगर बात करें चार्ल्स और श्रोeder ने राष्ट्रीय संबंधों को राज्य के बीच में संबंध के रूप में परिभाषित किया है। पार्मर और पानकस अंतरराष्ट्रीय संबंधों की चर्चा में राजनीतिक और गैर राजनीतिक दोनों ही मुद्दे शामिल होते हैं। यानी अगर बात की जाए ये जो राजनीतिक संबंध है सिर्फ एक ही नहीं होता है, इसमें हम कहीं ना कहीं देखते हैं इसमें सामाजिक और राजनीतिक और गैर राजनीतिक मुद्दे भी शामिल होते हैं। अब प्रश्न आता है कि हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। इसके निम्न कारण हैं। आप देखोगे कि कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिसका निदान एक अकेला देश नहीं कर सकता है। मन में प्रश्न आया मैम कौन सी समस्याएं। अच्छा जब कोरोना वायरस आया था क्या सिर्फ एक कंट्री, एक देश अपने आप उसे सॉल्व कर सकती थी? नहीं, इसीलिए पार्टिसिपेशन चाहिए था किसका, अंतरराष्ट्रीय संगठन का। अगर बात की जाए कोई भी, देखिए अगर कोई भी महामारी आती है तो ऐसी कंडीशन में अंतरराष्ट्रीय संगठन चाहिए। अगर बात की जाए वैश्विक तापमान वृद्धि की बात की जाए, वैश्विक तापमान अगर वृद्धि आप देखोगे जो टेम्परेचर जो है चेंज होता रहता है, बढ़ता रहता है, तो ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं हम कि इससे भी कंट्रोल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन चाहिए, ताकि ये मुद्दे कुछ ऐसे मुद्दे जिसका सिर्फ एक अकेला देश समाधान नहीं कर सकता है। अब इसके बाद बात करेंगे आतंकवाद। कौन सा वाला, आतंकवाद।
टेररिज्म। ये टेररिज्म आतंकवाद एक ऐसी समस्या है जिसका सिर्फ एक लौटा देश समाधान नहीं कर सकता है, और इस समस्या सभी देश जितने पावरफुल कंट्री क्यों ना हो उसे भी इस समस्या को देखना पड़ता है, झेलना पड़ता है। इसीलिए क्या चाहिए हमें? अंतरराष्ट्रीय संगठन चाहिए। और आप देखोगे अंतरराष्ट्रीय संगठन को बनाया भी गया था, लीग ऑफ नेशन के नाम पर बनाया गया था, परंतु ये सही ढंग से काम नहीं कर पाता है। इसके बारे में डिटेल फॉर्म में समझेंगे, पहले ये समझते हैं। महामारी हो गया, आप देखोगे आतंकवाद हो गया, ये समस्याएं हैं। अगर बात की जाए, और जो गरीबी है, एक गरीबी बहुत बड़ी समस्या होती है। क्यों मैं बोल रही हूँ? क्योंकि ये जो समस्या है वो देश के विकास को, देश के डेवलपमेंट को, कहीं ना कहीं ग्रोथ को रोक देता है। तो इसीलिए क्या चाहिए हमें? अंतरराष्ट्रीय संगठन चाहिए, ताकि वो लोग एक साथ मिलकर ट्रीटी जो है वो संगठन बना के सही से कार्य कर सके सुदृढ़ ढंग से। इसके अगर बात की जाए तो मैंने आपको बताया कि अब थोड़ा सा हम चीजों को डिटेल फॉर्म में समझने वाले हैं। विश्व की आप देखोगे पहले के टाइम पे जो वर्ल्ड था, द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, यानी आप देखोगे विश्व दो भागों में बट गया था। एक का नाम था क्या? अमेरिका। अमेरिका को यूएसए भी कहा जाता था। और एक का नाम था सोवियत संघ। क्या नाम था? सोवियत संघ। सोवियत संघ को यूएसएसआर कहते थे। क्या कहते थे? यूएसएसआर के नाम से भी जाना जाता था। अब मैंने आपको बताया कि पावर दो में डिवाइड हो चुकी है, तो ऐसी कंडीशन में दिक्कत तो आएगी ही आएगी। आप देखोगे कि अब इस टाइम ना ये बात की जा रही है कि कोल्ड वॉर की। कब की बात की जा रही है? कोल्ड वॉर की बात कर रहे हैं। इसे शुद्ध भाषा में बोलते हैं शीत युद्ध। क्या बोलते हैं? शीत युद्ध कहा जाता है। मन में प्रश्न आया, मैम शीत युद्ध क्या होता है? व्हाट इज अ कोल्ड वॉर? तो शीत युद्ध का मतलब बेटा जी ये होता है, इसके अंदर आप देखोगे कि युद्ध की संभावना होना, भय का आतंक होना, ऐसे लगना कि युद्ध कभी भी हो सकता है परंतु युद्ध का ना होना। और ये संभावना किसके बीच में थी? अमेरिका के बीच में और यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के बीच में थी। आप देखोगे इसके बाद कि इस टाइम नव स्वतंत्र देश भी देखने के लिए मिलते हैं। अब मैंने सबको बताया कि पावर दो भाग में डिवाइड हो चुके हैं, उसी टाइम पे नव स्वतंत्र देश आते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि नव यानी नए नए देश, नव स्वतंत्र देश। और इन नव स्वतंत्र देश में हमारा भारत भी शुमार था। जैसे आप जानते ही हो कि लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों के द्वारा भारत पर शासन किया गया था, और कुछ इस प्रकार से किया गया कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया गया था अंग्रेजों के माध्यम से। तो भारत नहीं चाहता था कि दोबारा से कोई पार्टी या कोई पर्सन या फिर कोई भी कंट्री दोबारा से रूल करे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो इसीलिए भारत ने बोला कि ना तो मैं यूएसएसआर में शामिल होऊंगा और ना तो मैं यूएसए में शामिल होऊंगा। उन्होंने अपनाया क्या? गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता क्या होता है? मन में प्रश्न आया, तो समझते हैं इसके बारे में। आप देखोगे गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता का मतलब भारत ना तो सोवियत संघ के साथ है और ना ही यूएसए के साथ, यानी कि दोनों के साथ है, दोनों की बातों को मानेगा। परंतु बार बार अमेरिका और भारत के बीच में खटास पूर्वक संबंध प्राचीन समय से ही बने आए रहे हैं। क्यों बने आ रहे? क्योंकि भारत का सबसे बेस्ट फ्रेंड जो है वो यूएसएसआर, जो कि आप जानते हो यूएसए का उत्तराधिकारी रूस है, जिसके साथ भारत की संबंध जो दोस्ती है वो बहुत ही घनिष्ठ है। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि भारत जो है कूटनिरपेक्षता का बस नाम ही लेता है और रियलिटी में वो यूएसए के साथ है, यूएसएसआर के साथ है, रूस के साथ है। इसीलिए आप देखोगे कि ये कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो भारत से थोड़ा खटास पूर्वक संबंध है। इसके बाद जितनी भी कंट्रीज आप देखोगे, जितनी भी कंट्रीज जो है वो कहीं ना कहीं नव स्वतंत्र देश आते हैं, वो भी गुटनिरपेक्षता की नीति को अपना लेते हैं। और भारत के द्वारा आप देखोगे इन दोनों के मॉडल में से कुछ नहीं अपनाया गया था। आप देखोगे कि बेसिकली अमेरिका का था कौन सा मॉडल? पूंजीवादी मॉडल। कौन सा? पूंजीवादी मॉडल। आप देखोगे
और यहाँ पे यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ का था कौन सा, साम्यवादी मॉडल। कौन सा, साम्यवादी मॉडल। अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानना है, डिटेल फॉर्म में जानना है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि मैम इसके बारे में और एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर मैं आपके लिए इसके लिए वीडियो भी अवेलेबल करा दूंगी। तो क्या पूंजीवादी मॉडल, साम्यवादी मॉडल, ऊपर से थोड़ा सा बताऊं अगर मैं आपको, तो पूंजीवादी में कहीं ना कहीं पूंजी को बढ़ा जाता है, निजी संपत्ति को बढ़ा दिया जाता है, और कहीं ना कहीं अमेरिका इस मॉडल को अपनाता है, जिसमें खुली प्रतिस्पर्धा होती है, फुल टू फुल ओपन डोर कंपटीशन कहा जाता है जिसे कि। और आप देखोगे साम्यवादी मॉडल में ये होता है कि ये निजीकरण का विरोध करते हैं, और ये क्या करते हैं, पूरी की पूरी जो संपत्ति होती है वो सरकार के हाथों में, संसाधन पूरा का पूरा सरकार के हाथों में होता है। मैंने प्रश्न आया मैम संसाधन किसे कहते हैं, ये भी समझ लेते हैं। वह प्रत्येक वस्तु जो कि हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करती है उसे संसाधन कहा जाता है। पेन, कॉपी, जो भी आपके पास है वो सब संसाधन है। आपके मम्मी पापा, आपका भाई बहन, सब कुछ संसाधन है जिसे आपको जरूरत है, जिसकी। समझ आ गया। इसके बारे क्या है बात करेंगे, तो भारत के द्वारा कौन सा मॉडल अपनाया गया ये समझते हैं। तो आप देखोगे कि भारत के द्वारा अपनाया गया मिश्रित मॉडल। कौन सा मॉडल, मिश्रित मॉडल बोल लीजिए, प्रणाली बोल लीजिए, बात तो एक ही है। भारत ने बोला कि मुझे जो सोवियत संघ की चीजें अच्छी लग रही हैं उन चीजों को अडॉप्ट कर लेंगे, और अमेरिका की उन दोनों ही, यानी इन दोनों ही मॉडल में से चीजों को भारत ने लिया और चीजों को एड ऑन किया, और इसी को मिश्रित मॉडल कहा जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आप देखोगे कि अब आपको समझ आ गया, ये समकालीन विश्व के बारे में बात की जा रही है। अगर बात की जाए ना अंतरराष्ट्रीय संगठन की, तो ये अंतरराष्ट्रीय संगठन प्राचीन समय से ही विद्यमान है। कैसे, ये भी समझ लेते हैं जरा इसके बारे में कि मैम ये एंशिएंट पीरियड से कैसे विद्यमान है, जरा इसके बारे में भी बता दीजिए। तो समझते हैं, प्राचीन काल की बात करने वाले हैं। आप देखोगे किसे करेंगे, एंशिएंट पीरियड की बात करेंगे कि बेसिकली एंशिएंट पीरियड होता क्या है और इसमें किस प्रकार की चीजें होती हैं। अब देखिए, प्राचीन काल के अंदर भी देशों के अंदर समस्याएं आती थी, संपत्ति को हड़पने की समस्या। तो ऐसी कंडीशन में हमें रिलेशन बनाने पड़ते थे दूसरे देशों के साथ। किस प्रकार के रिलेशन, ये भी समझते हैं। जैसे कि आप देखोगे मिस्र के साथ अच्छे संबंध को बना लेना, है ना। इसके बाद यूरोप के साथ रिलेशन को अच्छा बना लेना, है ना। इराक के साथ रिलेशन को अच्छा बना लेना। तो इस प्रकार से ये जो है, आप देखोगे अंतरराष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ये अभी का नहीं है, ये एंशिएंट पीरियड से ही चला आ रहा है। अगर बात की जाए, ये आपको समझ आ गया एंशिएंट पीरियड क्या होता है। अब बात करेंगे मेडिवल पीरियड यानी मध्यकाल की। किसकी बात करेंगे, मध्यकाल की, मेडिवल पीरियड की बात करेंगे। अब मैंने प्रश्न आया, मैम ये मेडिवल पीरियड क्या होता है। मध्यकाल के अंदर देखने के लिए मिलता है यूरोप में कहीं ना कहीं लोग जो है जादू टोन में विश्वास करते थे, अंधविश्वास में डूबे हुए थे। तो ऐसी कंडीशन में इसी को मेडिवल पीरियड कहा जाता है, जिसमें यूरोप के अंदर आप जानते ही हो अच्छे से कि यूरोप के अंदर कौन सी चीजें थी। यूरोप के अंदर था पॉप का दबदबा। किसका दबदबा था, पॉप, यानी कि फादर का दबदबा था। जैसे कि आपके घर में आपके पिताश्री का होता है, कुछ इसी प्रकार से आप देखोगे यूरोप के अंदर पॉप का दबदबा, जिसकी बातों को सर आंखों पर रखा जाता था, उसकी बातों को कभी नकारा ही नहीं जाता था। अगर उन्होंने बोल दिया, वो गलत गलत नीतियां बनाते थे और लोग अंधविश्वास के माध्यम से उसे आराम से मान लेते थे। कुछ समझते हैं इसके बारे में ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, एकदम डीपली फॉर्म में समझने वाले हैं चीजों को। मान लीजिए इनका क्या मानना था, मान लीजिए ये है सूर्य, ठीक है। आप देखोगे बाकी सारे प्लेनेट भी इसके यहाँ पे हैं, जो कि क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, और इसमें पृथ्वी भी शामिल है। यानी सूर्य की परिक्रमा आप देखोगे पृथ्वी समेत बाकी प्लैनेट, बाकी ग्रह भी किया करते थे। और आप तो इतना जानते ही हो, ये जो पृथ्वी है बहुत समझदार हो, पृथ्वी का चक्कर लगाता है कौन, चंद्रमा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो। अब आपको ये समझ आ गया। परंतु पॉप ने, यानी कि फादर ने यूरोप के ये कहा था कि ये पृथ्वी ना पापों से घिरी हुई है पूरी की पूरी, और पाप से इतनी घिर गई है कि
पृथ्वी केंद्र में है, अपोजिट वे में, यानी सूर्य नहीं मान रहे, पृथ्वी केंद्र में है, सूर्य समेत बाकी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। और इस बात को आप देखोगे नकारने की किसी भी ईसाई में हिम्मत ही नहीं थी। बाद में आप देखोगे कि बाद में हिम्मत करके इसे सरोकार किया जाता है, देखा जाता है, कोपरनिकस के द्वारा बताया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, जो कि कोपरनिकस भी बता नहीं पाते। परंतु बाद में कोपरनिकस क्रांति के माध्यम से सब कुछ समझ आता है। तो आपको समझ आया एंशिएंट पीरियड के बारे में, आपको समझ आया मेडिवल पीरियड के बारे में, और आप समझोगे आधुनिक काल, यानी आपने समझा था कि यूएसए और अमेरिका के बीच में किस प्रकार के तनाव थे, किस प्रकार की समस्या थी। कुछ इसी प्रकार से समझिएगा जरा। मान लीजिए एक कंट्री है, यानी मान लीजिए कि हमारा देश प्यारा सा भारत है, और भारत जो है वो काफी शांति का प्रतीक है, हम सब जानते हैं। परंतु दिक्कत तब आती है, मान लीजिए भारत के पड़ोसी देश, ठीक है, पाकिस्तान, जो कि बार बार दिक्कत करता है। कुछ ऐसी कंट्री के साथ कोई दिक्कत आ जाए तो इसे शांत करवाने का काम अंतरराष्ट्रीय संगठन करता है, जो कि ये कहता है कि युद्ध ना कीजिए, इसके अलावा बातचीत को अपनाइए, क्योंकि युद्ध सिर्फ एक को चोट नहीं पहुंचाता, पूरे पे असर पड़ता है, पूरे के पूरे वर्ल्ड पे, पूरे के पूरे विश्व पर असर पड़ता है। क्योंकि जब युद्ध होगा टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और महामारियां भी फैलेंगी। इसीलिए कोशिश की जाती है कि इन सब चीजों को बातचीत के माध्यम से सॉल्व किया जाए। जैसे ग्रीन हाउस गैस ले लेते हैं, जरा समझ लेते हैं। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है, ओजोन परत में, ओजोन लेयर में छेद होता जा रहा है, और जो छेद है वो इतना घातक है जिससे कि पराबैंगनी किरणें आती हैं, और उन पराबैंगनी किरणों की वजह से स्किन प्रॉब्लम होती है, स्किन डिजीज होती है, जिसे कि स्किन कैंसर भी कहा जाता है, और इसका कोई इलाज नहीं है। तो इसीलिए प्रयास किया जाता है कि इन सब मुद्दे पे सभी कंट्रीज, अंतरराष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल रिलेशन के साथ बातचीत की जाए और कोशिश की जाए कि ग्रीन हाउस गैस को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इसको कैसे कम किया जाए। ये सब चीजें देखने के लिए मिलती हैं। अब हम समझेंगे कि अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका विकास कैसे होता है, उसकी जड़ें फैलना शुरू कैसे होती है, और हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमें ऐसा संगठन चाहिए जो कि हम सब कंट्री की सपोर्ट कर सके, हेल्प कर सके, सहायता कर सके। देखिए आप देखोगे कि वैसे प्राचीन शास्त्रीय काल से ही हमें ऐसा फील होने लग गया कि अब तो हमें चाहिए अंतरराष्ट्रीय संगठन, क्योंकि झगड़े कुछ ज्यादा बढ़ने लग गए थे, दिक्कतें आने लगी थी, समस्या आने लगी थी, और कहीं ना कहीं आप देखोगे ऐसे कि दूसरे देशों कंट्री के साथ हम रिलेशन भी बनाते थे। वेस्टफेलिया की संधि देखने को मिलेगी आपको 1668 की बात की जा रही है। शक्ति संतुलन, अब कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा मैम शक्ति संतुलन क्या होता है। पावर बैलेंस कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में शक्ति संतुलन कहा जाता है। इसे मान लीजिए, अब मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ठीक है, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। एक जो है बहुत ही दुबला पतला इंसान है, और बी जो है वो कहीं ना कहीं बहुत हष्ट पुष्ट और हट्टा कट्टा इंसान है। तो अब मान लीजिए इन दोनों का झगड़ा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो बी है वो ए पर हावी पड़ेगा, है ना। तो ऐसी कंडीशन में उसे क्या करना पड़ेगा, ए को, ए या तो अपने शक्ति के पद से या तो शिक्षा के माध्यम से इतनी शक्ति अर्जित कर ले कि बी जो है उसे हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचे। इसी को बैलेंस पावर कहा जाता है। आप देखोगे दूसरी कंट्री का, किसी देश का इतना शक्तिशाली हो जाना ताकि दूसरा देश उस पर युद्ध करने से पहले 100 बार सोचे, क्योंकि उसका परिणाम उसे भी भुगतना पड़ेगा। अच्छा ध्यान सुनिएगा, मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कोल्ड वॉर के बारे में, है ना, हमें याद आ रहा है ना आप लोगों को, यानी शीत युद्ध की बात की जा रही है यहाँ पे। आप देखोगे कि जो शीत युद्ध है, क्या है, शीत युद्ध जो है, इसमें यही तो हुआ था। क्या हुआ था, एक था यूएसए, एक था यूएसएसआर। अच्छा अमेरिका और यूएसए दोनों में युद्ध होने की संभावना थी, पॉसिबिलिटी थी 45 सालों तक,
परंतु युद्ध क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अमेरिका को पता था अगर वो यूएसए पर हमला करता है तो यूएसए भी पलट के जवाब देगा, जिसका भुगतान अमेरिका को करना पड़ेगा। क्योंकि यूएसए और अमेरिका दोनों ही विश्व में महाशक्तियां थी और दोनों की शक्तियां इतनी थी, उनके बहुत सारे परमाणु बम थे जिससे कि देश का विनाश हो सकता था। इसीलिए तो इसी को बैलेंस संतुलन कहते हैं, शक्ति संतुलन कहते हैं, ताकि डर का माहौल रहे परंतु युद्ध ना हो। आप देखोगे सबसे समझ आ गया आप लोगों को। कूटनीति में संधियों का उदय, इसमें हम कूटनीति के बारे में पढ़ते हैं, संधियों का उदय करते हैं कि किस प्रकार की संधियां चाहिए, कौन कौन से नेशंस बनाए जाए जिससे कि कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद आप देखोगे वेतना की कांग्रेस जो है वो 1814 से लेकर 1815 में बनाई जाती है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय संघ बनाया था 1920 में। शीत और देहात मैंने आपको समझा ही दिया है। वैश्वीकरण आधुनिकरण की चुनौतियां आपको पता है, वैश्वीकरण आधुनिकरण की निम्नलिखित चुनौतियां होती हैं, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए चाहिए अंतरराष्ट्रीय संगठन। और अंतरराष्ट्रीय संगठन से नाटो देखने को मिलेगा, WHO देखने के लिए मिलेगा आपको। इसी को कहते हैं क्या हम अंतरराष्ट्रीय संगठन बोला जाता है। आगे समझते हैं इसके बारे में कि आदर्शवाद और आप देखोगे यथार्थवाद होता क्या। मुख्य विचार आप देखोगे कि यथार्थवाद यह मानते हैं, यथार्थवादी एक विचारक होते हैं जिनका यह मानना है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध में राज्य अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कार्य करता है। अंतरराष्ट्रीय संगठन में राज्य अपने देश की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहा है, उसके हितों की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहा है और कहीं ना कहीं उसे बढ़ावा दे रहा है, उसके डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रहा है। आप देखोगे ये मानते हैं कि दुनिया अराजक है, यानी दुनिया खतरनाक है, दुनिया में कहीं ना कहीं आतंकवाद है और जो कि दिक्कत कर सकता है, इसीलिए चाहिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन। आप देखोगे शक्ति सबसे महत्वपूर्ण कारक है, इसीलिए शक्ति का होना, पावर का होना काफी इंपॉर्टेंट होता है। आप देखोगे आदर्शवाद, जिसे आइडियलिज्म भी कहा जाता है। मुख्य विचार आदर्शवाद का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सहयोग, शक्ति और न्याय संभव होता है। यानी कि आदर्शवाद ये मान रहे हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है उसमें सहयोग का होना, शांति का होना अत्यंत आवश्यक होता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार